करके आगे बढ़ते हैं। बजट की संसदीय प्रक्रिया, तो थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। अभी एक हिस्सा इसका रह गया बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। बजट की जो संसदीय प्रक्रिया है उसको मैंने बताया था कि जब बजट संसद में आता है तो कुछ चरणों से होके गुजरता है और हर चरण स्पेसिफाइड है। पहला चरण मैंने बताया था बजट का प्रस्तुतिकरण है, फिर मैंने कहा था सामान्य चर्चा है, फिर मैंने कहा अनुदानों पर मांग है, फिर मैंने कहा विनियोग विधेयक है, और फिर लास्ट क्या है बेटा, वित्त विधेयक। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिखता है कौन सा बेटा, अनुदानों पर मांग, क्योंकि इसमें कई घटनाएं होती हैं। अनुदानों पे मांग के पहले एक दिन आपसे मैंने चर्चा किया था, विभागों संबंधी समितियां बनाई जाती, लिखा होगा आपने, विभागों संबंधी समितियां कहीं लिखा होगा अगर आप देखें तो, नहीं तो हम उसको ब्रीफ कर दे रहे हैं बेटा। एक्चुअल में जो तीसरा चरण है हम लोगों का, कौन सा बेटा, अनुदानों पर मांग। तो अनुदानों पर मांग का जो चरण है, ये मैंने कहा था ना कि बारी बारी से वित्त मंत्री एक एक अनुदान मांग को प्रस्तुत करते हैं, और इसमें गड़बड़ ये होती थी कि 26 दिन में सबको पारित होना था, और जाहिर सी बात है कि 26 दिन में सब प्रस्तुत हो भी नहीं पाता था, चर्चा नहीं हो पाती थी, तो देश का ढेर सारा पैसा बिना संसद की निगाह में आए ही खर्च हो जाता। और ये देश के लिए किसी भी हालत में ठीक नहीं है भाई कि करों का पैसा है, आम जनता का पैसा है, कम से कम संसद तो निगहबानी कर ले, संसद तो देख ले कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। लेकिन यहाँ गरज किसको है बेटा, हमारे माननीय लोगों को गरज है, वो हमारे बड़े भारी शुभचिंतक हैं, बिल्कुल नहीं है। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक काम किया गया बेटा। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक समिति होती है जिसका नाम होता है नियम समिति, कभी पढ़ा हो तो नियम समिति ये सब निर्धारित करती है कि कार्रवाई कैसे हो सदन की। तो लोकसभा की नियम समिति ने सुझाव दिया कि सारा पैसा जो गिलोटिन से पारित हो रहा है वो ठीक नहीं है, तो इसके लिए उसने सुझाव दिया कि विभागों संबंधी समितियां बनाई जाए। क्लियर है बेटा। और 1993 में विभागों संबंधी पहली बार समितियां बनाई गई, जो 17 समितियां बनाई गई, मैंने लिखाया। फिर 2004 में इनकी संख्या 7 और बढ़ा दी गई, तो 2004 से अब इनकी संख्या कितनी हो गई बेटा, हाँ 24 हो गई। और हर समिति में कितने सदस्य, 31। मैंने बताया था कैसे, 21 और प्लस 10, 21 कहां से बेटा, लोकसभा से, और 10 कहां से, राज्यसभा से। तो ये इसकी जांच वांच कर लेती है बेटा, और जांच वांच करके इसका प्रतिवेदन वो सदन में दे देती है। अब वो पैसा जो चला जाता था गिलोटिन से, यानी बिना सदन की निगाह में आए, अब ये समितियां, अरे ठीक ठाक समिति है बेटा, 24 समिति है, एक समिति में 31 लोग हैं, तो सारे अनुदान मांगों पर ये लोग जांच पड़ताल कर लेते हैं, और अब पैसा बिना संसद की निगाह में आए पारित नहीं होता। कुछ क्लियर हुआ। ये सब तो चर्चा हो गई थी ना बेटा आपसे। आगे बढ़ते हैं, और महत्वपूर्ण हिस्सा है बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। पैसा कौन देता है, वित्त मंत्री, है ना। अरे भाई, वित्त मंत्री के घर का पैसा है क्या कि जहां मन करेगा वहां दे देंगे। देश के वित्त की प्रहरी संसद है, और बिना संसद के अनुमति के एक चवन्नी खर्च नहीं होगी, मैंने आपको बताया था। संसद निगहबानी करती है, संसद अनुमति देती है कि पैसा खर्च करें। एक बात जरा समझने की कोशिश करो कि सभी विभाग संसद से पैसा मांगते हैं। पैसा किससे मांगा जाता है, संसद से, लेकिन हर विभाग अलग अलग जाके नहीं मांगते। हर विभाग अपनी मांग भेज देते हैं वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय भी कार्यपालिका ही है, वित्त मंत्रालय कोई विधायिका तो है नहीं। नहीं समझ में आ रहा बेटा, जरा समझने की कोशिश करें। हर विभाग अपने धन की मांग करता है बजट में कि हमको इतना पैसा चाहिए, तो एक एक जा जाके संसद से नहीं मांग करते। सारे विभाग, जैसा देखना, सारे विभाग जो अपनी मांग करते हैं वो मांग तो संसद ही पूरी करेगी, लेकिन संसद से नहीं मांग करते, वो मांग करते हैं कहां,
वित्त मंत्रालय से। क्लियर है बेटा? जैसे छोटा भाई पैसे की मांग करता है बड़े भाई से कि भैया पैसा दीजिए, और भैया कमाते हैं नहीं, अब भैया पापा से कहेंगे, है ना? वो छोटा वाला भाई पैसा मांग रहा है पापा, लेकिन छोटा वाला भाई सीधे पापा से पैसा नहीं मांगेगा। पता नहीं समझ पा रहे हो नहीं? ये विभाग सीधे संसद से धन की मांग नहीं करेंगे, ये अपनी मांग करेंगे किसको? वित्त मंत्रालय से। और वित्त मंत्रालय ये मांग करेगा किससे बेटा? संसद से। तो थोड़ा ये पहले ही समझिएगा, ऐसा क्यों किया गया? बड़ा हाथ पांच हो जाएगा ना बेटा, हर विभाग जा जाके मांग करेंगे तो समस्या तो गंभीर हो जाएगी। तो कहा गया कि भैया जो जो आप लोगों को चाहिए वो आप इसको भेजिए वित्त मंत्रालय को। वित्त मंत्रालय का यही काम है। अब वित्त मंत्रालय क्या करेगा कि सारी मांगों को इकट्ठा बजट का स्वरूप देगा। क्लियर है बेटा? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक्चुअल में दो काम इकट्ठे हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। तो ये वित्त मंत्रालय सारी मांगों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और फिर वो संसद से मांग करता है, लेकिन वो राष्ट्रपति की ओर से संसद से मांग करता है, यानी कहता है कि राष्ट्रपति की डिमांड है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, इसलिए राष्ट्रपति मांगे कितना पैसा चाहिए, यहां तक तय है। अब एक बात मुझे बताओ, पैसा कौन खर्च कर रहा है? जरा इसको समझिए। पैसा खर्च कर रहे हैं विभाग, क्योंकि पैसा कौन मांग रहा है? विभाग। दो ठो तो खाली फंसे हैं बीच में जबरदस्ती का। पैसा किसको चाहिए बेटा? विभागों को चाहिए। विभाग किससे कह रहे हैं? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय सारा बजट उजट बना के कहां प्रस्तुत कर रहा है? संसद में। और पैसा कौन दे रही? संसद में। अगर ये गड़बड़ करते हैं, मान लो कुछ गलत सलत सूचना देके पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी जिम्मेदारी होगी। अगर छोटे भाई ने गलत पैसा मांगा है बड़े भाई से कह के कि पापा से मांगिए, और पापा ने पैसा दे दिया और छोटे भाई ने उसका गलत इस्तेमाल किया, तो पापा पहले तो बड़े भाई का हिसाब किताब कर लेंगे, नालायक कहे के तुम ही ना के कहे थे पैसा चाहिए उसको, और फिर हम जो करेंगे वो तो बाद में करेंगे। तो एक चीज बताइए, क्या वित्त मंत्रालय भी जिम्मेदार नहीं होगा अगर पैसा गलत होगा? और पैसा कौन दे रही? संसद। तो संसद खाली पैसे देने के लिए बनी है। जो पैसा देगा उसके पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि हम आपसे पूछें कि मेरे पैसे का क्या हुआ। अगर आपने अपने पिता से 500 रुपया मांगा है, तो पिता के पास अधिकार बिल्कुल होगा कि आपसे पूछे कि मेरे 500 रुपए का क्या किए, बताइए ना कहां खर्चा किए। तो पिता को पूछने का हक है। खाली आप पिता से पैसा मांगेंगे? आपने कहा कि पापा 500 रुपया दे दीजिए, हमको 2 ठो किताब लेनी है, 1 ठो कॉपी लेनी है, पेन लेनी है। पापा ने दे दिया। अब पापा की जिम्मेदारी बनती है बेटा को सुनिश्चित करें कि 500 रुपए से किताब और कॉपी और पेन ही आई है। नहीं हो सकता कुछ इतने चालाक बच्चे होते हैं ना, कॉपी किताब के नाम पे पैसा मांगेंगे और पैसा खर्च करेंगे अन्य खर्चों में तो अन्य खर्चों में ना कम हो। तो ध्यान रखना, संसद ही धन की स्वीकृति करती है, तो क्या संसद के पास अधिकार नहीं है वो ये जांच करे कि जो पैसा हमसे मांगा वो पैसा कहां गया? क्लियर है बेटा? तो संसद भी बजट पर नियंत्रण स्थापित करती है 2 प्रकार से। ठीक है, हम दोनों को बताएंगे बेटा। अब ये हिस्सा रह गया है, आपको जानना बहुत जरूरी है। पूछ रहे हैं इधर ज्यादा, क्योंकि बच्चे सब विनियोग विधेयक ढमाका विधेयक पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, जो घेर रहे हैं इधर तो बुद्धि गुम हो जा रही है। तो जरा से इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें 2 लोग हैं बेटा बीच में। कौन कौन? एक वित्त मंत्रालय और एक कौन? संसद। क्लियर है बेटा? थोड़ा सा इसको देखिएगा बेटा, हम पढ़ा लेते हैं, अभी सब लिखा देंगे बोल बोल के, अपने निश्चिंत रहिए। तो 2 लोग बिचौलिया थे, एक वित्त मंत्रालय और संसद। संसद तो खैर बिचौलिया नहीं थी, संसद को तो पैसा ही देना था, लेकिन बिचौलिया तो ये है। और जानते हो ना कि अक्सर बिचौलिया ही पिसते हैं, ठीक है, अगर गड़बड़ होती है तो वित्त मंत्रालय बेचारा तो इसको पैसा वैसा खर्च करना नहीं है, किसी और के लिए मांगता है। तो ये अपने लिए पैसा मांगता है? विभागों के लिए पैसा मांगता है ना बेटा। तो वित्त मंत्रालय पैसे की मांग करता है, ठीक है।
और वित्त मंत्रालय जब पैसे की मांग करता है और अगर गड़बड़ होगी तो संसद कहीं ना कहीं इनको भी तो घेरेगी कि तुम ही ना मांगे थे। तो वित्त मंत्रालय के पास भी अधिकार है कि वो बजट पे नियंत्रण करे। दो प्रकार से नियंत्रण करता है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। एक को हम लोग कहते हैं प्री बजट कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा? प्री बजट कंट्रोल। क्लियर है? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। और एक को क्या कहते हैं? पोस्ट बजट कंट्रोल। अंग्रेजी से मत घबराओ। वित्त मंत्रालय भी बजट पर नियंत्रण करता है, ध्यान रखना। इसके नियंत्रण करने के कितने तरीके हैं बेटा? दो। और दो मतलब दो स्थितियां हैं। एक, बजट पारित होने के पहले। प्री माने क्या होता है? पहले। अभी प्री की परीक्षा होगी ना, तो ये पहले है, फिर ना मेंस होगा। इसको कहते हैं पूर्व बजट कंट्रोल। क्या कहते हैं बेटा? पूर्व बजट कंट्रोल। और इसको कहते हैं पश्चात बजट कंट्रोल। तो ध्यान रखना, बजट पारित होने के पहले भी नियंत्रण करता है कौन? वित्त मंत्रालय। और बजट पारित होने के बाद भी नियंत्रण करता है वित्त मंत्रालय। अभी संसद पे बात करनी है बेटा, वो अभी बाद में करेंगे। अब वित्त मंत्रालय प्री बजट कंट्रोल कैसे करता है? उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके पास क्या तरीके हैं? खाली वित्त मंत्रालय का काम इतना है कि आप जो कहो हम जाके संसद से मांग लें, हम भी देखेंगे कहीं गड़बड़ तो नहीं मांग रहे हैं आप। तो इसको जरा सा देखो, सारे जो विभाग हैं वो किससे पैसा मांगते हैं? पैसा तो वित्त मंत्रालय के पास है नहीं, और वित्त मंत्रालय इन लोगों की बात ले जाके रखता है कहां? संसद में। क्लियर है बेटा? लेकिन देश की सुस्थिर वित्त व्यवस्था के लिए, यानी देश की वित्तीय स्थिति ठीक ठाक हो, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, धमाका हो रहा है, कौन जिम्मेदार होगा? वित्त मंत्रालय जिम्मेदार होगा। यही जिम्मेदारी दी गई है। देश की रक्षा पे अगर खतरा होगा, रक्षा मंत्रालय जिम्मेदार होगा। आंतरिक सुरक्षा में अगर गड़बड़ी होगी तो गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। सबकी जिम्मेदारी दी गई है बेटा। तो वित्त मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी? खाली बजट बनाना नहीं, वित्त मंत्रालय की यह भी जिम्मेदारी है कि देश की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक बनी रहे। क्लियर है बेटा? तो एक बात मुझे बताइए कि अगर वित्त मंत्रालय को आपने ये जिम्मेदारी दिया है और विभाग है कि मनमाना ढंग से पैसा मांग रहे हैं, और मैनेज किसको करना है? वित्त मंत्रालय को। तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार देना पड़ेगा। अगर आप वित्त मंत्रालय को अधिकार नहीं दोगे बेटा तो कैसे नियंत्रण करेगा? फिर तो विभाग जो मन करेगा मांगेंगे और हमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। विभाग वित्त मंत्रालय से जितने मांग करते हैं पैसे की, वित्त मंत्रालय जरूरी नहीं है कि उतना पैसा दे। क्लियर है? वित्त मंत्रालय अपनी पॉकेट देखेगा। एक पिता के 5 बच्चे हैं ना बेटा, हर बच्चे की तरह तरह की मांग है, पिता पूरी कर पाएगा? वो अपनी पॉकेट देखेगा ना कि मेरी औकात कितनी है, उसके हिसाब से करेगा ना। तो हर विभाग वित्त मंत्रालय से तो मनमाना मांग ही लेते हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय को पता है कि देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसी में लोगों की मांगों को वो घटा सकता है। जैसे किसी ने कहा कि जाके कहिए कि हमको 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। मान लीजिए किसी विभाग ने कहा कि हमको 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। अब जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय को समझ में आ रहा है कि इनको 20,000 करोड़ नहीं दिया जा सकता, पैसा है ही नहीं है। तो वित्त मंत्रालय के पास पूरा अधिकार है कि उनकी मांग को घटा के कह दे चुप रहो, 20,000 करोड़ नहीं, तुमको 12,000 करोड़ मिलेगा। तो 8,000 करोड़ कौन घटा दिया? वित्त। ये अधिकार है वित्त मंत्रालय का। यानी विभाग जितनी मांग करे, उस मांग में जितना मन करे उतना कटौती कर सकता है। तो ये कंट्रोल नहीं है। तो एक तो ये कंट्रोल करता है, लेकिन यह कंट्रोल कैसा कंट्रोल है बेटा? पूर्व बजट कंट्रोल। अभी तो संसद में गया ही नहीं। नहीं समझ पा रहे हो? कहां खो गए बेटा? ठीक है, एक्चुअल में अभी गड़बड़ ये हो रही है ना कि तुम मुख्य धारा में शामिल ही नहीं हो पा रहे हो कि चल क्या रहा है। ये थोड़ा देर से आने की वजह से हम ये बता रहे हैं। बजट पे चर्चा हो रही थी ना पिछली बार,
तो हम ये बता रहे हैं कि बजट पे कुछ लोगों का नियंत्रण है क्या। तो उसमें एक वित्त मंत्रालय है और एक संसद है। इन्हीं दोनों को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों का कैसा नियंत्रण है, यह पूछेगा। तो पहले मैंने क्या कहा बेटा, प्री बजट कंट्रोल। तो प्री बजट कंट्रोल में वही कि जितना मांगोगे उतना देंगे नहीं, अपनी मर्जी से जितना मन होगा काटेंगे और मर्जी से नहीं। अच्छा एक बात बताओ, देश के पास अगर बहुत पैसा होता, बहुत ज्यादा पैसा होता, तो हम रक्षा पे 10-15 लाख करोड़ क्यों नहीं खर्च कर देते? नहीं समझ पा रहे हो? काहे हम कम खर्च कर पा रहे हैं? क्योंकि पॉकेट उतनी अनुमति दे रहा है। जिस दिन हमारे पास पैसा ज्यादा होगा बहुत खर्चा करेंगे। तो वित्त मंत्रालय नजर रखता है ना बेटा कि देश में कितना पैसा है कितना नहीं। अब किसी के मांगने से पैसा थोड़ी दे देगा वित्त मंत्रालय, अपनी पॉकेट देखेगा, व्यवस्था देखेगा कि सबको जरूरत है। क्लियर है बेटा? तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व बजट कंट्रोल। क्लियर है? थोड़ा हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए बजट पर नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट वाला कार्ड दीजिए, पहले बजट पे नियंत्रण हेडिंग बना लो बेटा सब लोग। लिखें, धन की मांग विभाग, धन की मांग विभाग यानी डिपार्टमेंट किससे करते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय से करते हैं। कहीं असमंजस होगा बेटा तो कोई संकोच मत करना, प्लीज पूछ लेना। क्लियर है? किससे मांग करते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय से करते हैं। वित्त मंत्रालय सभी मांगों को समेकित करके मिलाकर वित्त मंत्रालय सभी मांगों को क्या करके बेटा? समेकित करके, मिलाकर, सम्मिलित करके, जो भी शब्द आपको ठीक लगे, बजट का स्वरूप प्रदान करता है। बजट का स्वरूप प्रदान करता है। क्लियर है बेटा? वित्त मंत्रालय ही, फुल स्टॉप करके आगे बढ़ो, वित्त मंत्रालय ही राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अथवा राष्ट्रपति की ओर से बजट सदन में प्रस्तुत करता है या संसद में प्रस्तुत करता है, जो भी अच्छा लगे। बजट संसद में प्रस्तुत करता है। तो यहां तक तो पिक्चर दिख रही है कि धन की मांग विभाग करेंगे, लेकिन वो सीधे संसद से मांग नहीं करेंगे। वो मांग किससे करेंगे? वित्त मंत्रालय से। वित्त मंत्रालय हर विभागों की मांगों को इकट्ठा करेगा और उसको किसका स्वरूप देगा बेटा? बजट का। क्लियर है? और एक औपचारिकता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से या राष्ट्रपति की ओर से वो संसद में बजट प्रस्तुत करेगा। अब एक बात बताइए, सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए जिम्मेदारी राष्ट्रपति की नहीं है, संसद की भी नहीं है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। जिसकी सरकार आपने बनाया है उसकी जिम्मेदारी। अभी महंगाई बढ़ जाए, अभी फलाना हो जाए, धमाका हो जाए, किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। पाकिस्तान में किसकी जिम्मेदारी हो रही? किसका सर नोचा जा रहा है? शहबाज शरीफ का। अब ठीकरा फोड़ दे कि नहीं नहीं गड़बड़ करके गए इमरान खान। नहीं, कोई गड़बड़ करके गया। अब तो आप सरकार में हो ना, तो किसी देश की वित्तीय प्रणाली के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है बेटा? जिसकी सरकार होती है। तो सरकार उसी में से एक व्यक्ति को डिप्यूट कर देती है, जिसको कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और कहते हैं कि भैया रातों दिन आपका एक ही काम है कि नजर रखिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ये जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय को दी गई। अब वित्त मंत्रालय को सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए अगर जिम्मेदारी दी गई तो वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार भी दिया जाना चाहिए। एक कमेटी आई थी बेटा, हॉल्डन कमेटी। एक दिन आपको मैंने सुनाया था, उस कमेटी ने यह कहा था कि अगर जलाशय में निश्चित स्तर पे पानी बनाए रखने की जिम्मेदारी किसी की हो, जैसे कोई तालाब हो, और किसी की आप ये जिम्मेदारी दे दें कि उस तालाब में 5 फीट पानी हमेशा रहना चाहिए, न पानी घटना चाहिए न पानी बढ़ना चाहिए। अगर आपने किसी की जिम्मेदारी ये दे दिया तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति का अधिकार उस तालाब से पानी निकालने और पानी आने पर भी होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा
तो निश्चित मात्रा में पानी कैसे बना के रखेगा? जिसका मन करेगा वही पानी निकाल के लेके चला जाएगा। तो निकालने पर भी और पानी आने पर भी उसका नियंत्रण चाहिए, तब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर पाएगा। पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए वित्त मंत्री की जिम्मेदारी है, तो वित्त मंत्री की पैसा जाने और पैसा आने पर भी नियंत्रण होना चाहिए, तभी तो मैनेज कर पाएगा बेटा। तो इसकी जिम्मेदारी है। तो कैसे जिम्मेदारी है बेटा, वही हम लोगों को लिखना होगा। लिखें, अस्पष्ट है सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए, अस्पष्ट है सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी है बेटा? 9 वित्त मंत्रालय। सरकार तो वो भी है भाई। सुस्थिर वित्त प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी है बेटा? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है। क्लियर है? तो वित्त मंत्रालय को कुछ अधिकार तो देना पड़ेगा ना भाई। अधिकार नहीं दोगे? अच्छा एक बात मुझे बताओ, सरकार मुझे उत्तरदायित्व दे दे कि आजमगढ़ में कोई बेरोजगार ना रहे, मान लो, उत्तरदायित्व दे देने से हम सबको रोजगार दे लेंगे? अगर आप उत्तरदायित्व दोगे तो मुझे अधिकार भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर अधिकार नहीं दोगे तो हम अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सरकार सिर्फ हमसे आके कह दे कि आजमगढ़ में कोई युवा बेरोजगार ना रह जाए, हम क्या करेंगे भाई? तो हमको नौकरी वोकरी देने का अधिकार दो, तो मुझे जैसे बेरोजगार दिखेंगे हम उनको रोजगार दे देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए आपने व्यवस्था किया है तो हमको अधिकार देना पड़ेगा, उसके पास अधिकार है। थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। तो छोड़ के हम निकल जाते, दिख जाएगा परीक्षा में, यही सब दिख रहा है आजकल। तो 2 प्रकार से नियंत्रण हो गया बेटा, एक प्री बजट कंट्रोल और एक पोस्ट बजट कंट्रोल। लिखें, सुस्थिर वित्तीय प्रणाली के लिए कौन उत्तरदायी होता है बेटा? वित्त मंत्रालय उत्तरदायी होता है। क्लियर है? इस कारण वित्त मंत्रालय को निम्न 2 अधिकार प्रदान किए गए। निम्न 2 अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर है? कहीं संदेह हो तो बात करो। ठीक है बेटा? तो 2 प्रकार कौन है? घबरा रहे हो बेटा? समझ में आ रहा है? देखो, कोई ऐसी चीज नहीं होती बेटा जो आप समझ ना पाओ। हम तो इतने दिन से 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, एक भी बच्चा मुझे आज तक नहीं मिला 20 सालों में जो ये कहे कि सर जो आप पढ़ाए वो समझ नहीं आ रहा। बस ये है कि आप समझने की कोशिश करो, और अगर कहीं डाउट है तो मुझसे पूछो। कुछ हमारे संकोच में रहते हैं, छोड़ो क्या तंग करें, इनको रहने दो। ये सब नहीं बेटा, प्लीज बात करिए, समझना है हम लोगों को। तो 2 प्रकार का नियंत्रण हो गया, किसका बेटा? वित्त मंत्रालय का। पहला, नंबर 1, बजट पूर्व नियंत्रण। बजट पूर्व नियंत्रण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? प्री बजट कंट्रोल। दूसरा, बजट पश्चात नियंत्रण, यानी पास नहीं बेटा, पोस्ट बजट कंट्रोल। पोस्ट बजट कंट्रोल, वो थोड़ा अंग्रेजी के टेंस के हिसाब से सोच लिए है ना, कि पास्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, पोस्ट बजट कंट्रोल यानी बजट पश्चात नियंत्रण। अब दोनों को ध्यान से समझना। ये दूसरा वाला बेटा बहुत पूछा गया है, सिविल सर्विसेज से लेके हर जगह। पर नाम ले ले, नाम ले ले, थोड़ा बताना कि दिखा है कहीं पढ़ते समय। एक को कहते हैं पुनर्विनियोजन, रीएप्रोप्रिएशन। विनियोजन तो आया था, विनियोग विधेयक तो आया था, ये पुनर्विनियोजन क्या होता है? ये पूछा आपसे कि पुनर्विनियोजन किसे कहते हैं, रीएप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं। ये जब तक ये नहीं पढ़ोगे, पोस्ट बजट कंट्रोल नहीं बता पाओगे आप। या एक लाइन लूसेंट में इधर उधर रट लोगे तो हो सकता है ये दिखेगा नहीं। दूसरा है अपॉर्शनमेंट, इंग्लिश का वर्ड है, अभी हम सब लिखेंगे बोर्ड पे, घबराइए मत, जिसको हम लोग कहते हैं प्रभाजन। ये नियंत्रण का तरीका है, हम दोनों बताएंगे। नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, जब काम इसका बताया जाएगा तो सब क्लियर हो जाए, किसी का नाम कुछ भी हो।
उससे क्या फर्क पड़ता है? काम क्या करता है इससे ना फर्क पड़ता है। किसी का नाम लल्लू हो कल्लू हो, क्या फर्क पड़ता है? वो जो काम करेगा उससे उसकी पहचान होगी ना, कि नाम से क्या पहचान है। नाम काम से पहचान में आता है। तो नाम हम बोल रहे हैं बेटा, ये थोड़ा दिमाग में रखिए, बाकी काम तो हम देखेंगे कि इनका काम क्या है। तो पहले निपटा लिया जाए बेटा किसको? पूर्व बजट कंट्रोल को। 2 लाइन में लिख लें ताकि आइडिया लगे। पूर्व बजट कंट्रोल क्या है? अब इसके परेशानी क्या है बेटा, वो जरा समझे। संविधान पढ़ाने वाला कोई टीचर ना ये जानता है ना आपको पढ़ाएगा। उसको खुद ही नहीं पता है, वो आपको क्या बताएगा। लेकिन अब कंपटीशन ये पूछ रहे हैं, वो मान के चलना कि आना चाहिए आपको भी और आपके टीचर को भी। तो जरूरी है बेटा उन इलाकों को घेरा जाए जिधर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिखें क्या है बेटा? पूर्व बजट कंट्रोल। लिख लें शब्दों में, लिखें। विभाग धन की मांग वित्त मंत्रालय से करते हैं। विभाग धन की मांग किससे करते हैं बेटा? वित्त मंत्रालय से करते हैं। इसलिए वित्त मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि मांगी गई राशि में वह कटौती कर सकता है। मांगी गई राशि में क्या कर सकता है बेटा? कटौती कर सकता है। क्लियर हुआ? कोई संदेह बेटा? तो वित्त मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि जो धन की मांग वित्त मंत्रालय से आपने किया है, हम उसमें कटौती कर देंगे। अभी संसद वंसद तो बहुत दूर की कौड़ी है, पहले तो हम ही बैरियर लगाएंगे। जैसे मैंने कहा ना कि पिताजी ने एक नियम बना लिया कि जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आप सीधे हमसे नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, तो बोल देना चाहिए था ना बेटा। चलो क्लियर है बेटा? तो वित्त मंत्रालय धन की मांग में क्या कर लेता है बेटा? कटौती कर लेता है। वो कटौती जो करेगा वो उसका अधिकार है और इसको बोला जाता है प्री बजट कंट्रोल। लिख ले। इसे ही हम पूर्व बजट नियंत्रण कहते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पूर्व बजट नियंत्रण कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, अब दूसरा है बेटा कौन सा? पोस्ट बजट कंट्रोल। तो ये क्या है बेटा? पोस्ट बजट कंट्रोल किसे कहते हैं? ठीक है, हिंदी में बजट पश्चात नियंत्रण या पश्चात बजट नियंत्रण। इंग्लिश में तो बड़ा अच्छा सा नाम है, पोस्ट बजट कंट्रोल। तो पोस्ट बजट कंट्रोल किसका बेटा? वित्त मंत्रालय का। वो कैसे नियंत्रण करता है? अब एक चीज बताइए, संसद ने अनुमति दे दिया, संसद ने अनुमति दे दिया कि भैया इतना पैसा फलाने विभाग को दिया जा रहा है, फिर कट गया क्या बेटा? तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा अब तो विभाग स्वतंत्र हो गए पाने के लिए? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से मांगा गया था ना उसी तरीके से खर्चा भी होगा। नहीं समझ पा रहे हो? बजट वित्त मंत्रालय से कह के मांगे थे, पैसा भी वित्त मंत्रालय के माध्यम से ही खर्च होगा। समझ पा रहे? बड़े भैया ने अगर पैसा मांगा है ना पापा से आपके लिए, तो पैसा लेके रखे रहेंगे, मिल गया है, दें कि ना दें? तो उनके पास भी कुछ अधिकार होना चाहिए ना कि लो मांगे थे 500, लो 100 रुपया, लो काम चलाओ। फिर 100 रुपया खत्म हो गया, फिर कहेंगे कि भैया खत्म हो गया तो 100 और दे दीजिए। तो बीच में वो रहेगा जरूर। तो वित्त मंत्रालय जाते समय भी रहेगा, आते समय भी रहेगा। अर्थात यदि संसद ने बजट की अनुमति दे दिया है, इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि विभाग धन खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। समझ पा रहे ना? संसद ने अनुमति दे दिया कि हाँ भाई 20,000 करोड़ इन्होंने मांगा था, इनको 20,000 करोड़ दिया जा रहा है। अब यह मत समझना कि 20,000 करोड़ बक्से में बंद करके और पहुंचा दिया जाएगा, लो भैया आपने जो मांगा था। बिल्कुल नहीं। बीच में रहेगा कौन? वित्त मंत्रालय, और वो फिर नियंत्रण स्थापित करता है तब जबकि संसद ने अनुमति दे दिया। देखें,
जब संसद बजट की स्वीकृति कर दे, लिखो बेटा, जब संसद बजट की स्वीकृति कर देती है तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विभाग धन खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्लियर है बेटा? अर्थात वित्त मंत्रालय बजट पारित होने के उपरांत भी क्या करता है बेटा? नियंत्रण स्थापित करता है। नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है बेटा? समझ में आ रहा है? पिक्चर दिखनी चाहिए, तथ्य तो याद हो ही जाएगा, लेकिन जो पूरा डायग्राम आपको समझाया जा रहा है वो डायग्राम आपकी नजर में होना चाहिए। ठीक है बेटा? तो अब ये क्या करता है बेटा? मैंने कहा था कि इसके दो तरीके हैं, लेकिन ये दो तरीके कौन से हैं बेटा? बजट पारित हो जाने के बाद। तो पहला है जिसको हम लोग कहते हैं प्रभाजन। क्या कहते हैं बेटा? प्रभाजन। इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्शनमेंट। क्या कहते हैं बेटा? अपॉर्शनमेंट कहते हैं, यानी प्रभाजन। पहले दोनों का नाम लिखने दो, हम फिर बारी बारी से बताते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पुनर्विनियोजन। इंग्लिश में कहते हैं रीएप्रोप्रिएशन। ये दोनों नाम बेटा याद रहना चाहिए किसी भी हालत में। पहला क्या है बेटा? प्रभाजन, और दूसरा क्या है? पुनर्विनियोजन। ये क्या है बेटा? बजट पारित होने के बाद इसी के माध्यम से वित्त मंत्रालय नियंत्रण स्थापित करता है। किसके ऊपर बेटा? बजट पर या विभागों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। तो बारी बारी से लिखें या दो दो लाइन। पहला लिखें प्रभाजन, अपॉर्शनमेंट। क्या है बेटा? अपॉर्शनमेंट। तो क्या है अपॉर्शनमेंट? जरा से इसको समझिए। बहुत सिंपल सा मतलब है बेटा, लेकिन अगर नहीं पता है तो तबाही मच जाएगी परीक्षा में। बहुत साधारण सा अर्थ है। अर्थ यह है कि वित्त मंत्रालय विभागों को धन एक मुश्त प्रदान नहीं करता। समझ पा रहे हैं? यानी संसद ने जो धन की स्वीकृत किया है विभागों को, वो एक बार में ही वित्त मंत्रालय विभागों को नहीं देता, वरन टुकड़े टुकड़े में देता है। तो टुकड़े टुकड़े कर देना ही कहलाता है अपॉर्शनमेंट, प्रभाजन, यानी उसके टुकड़े टुकड़े करके देता है। कैसे देता है वो जरा सुन लीजिए। इंस्टॉलमेंट कह लो, किस्त कह लो, इकट्ठे नहीं देगा। किस्तों किस्तों, अरे भाई एक ही दिन नहीं ना खर्च करना है, साल भर का बजट है ना, इकट्ठे लेके क्या करोगे? टुकड़े टुकड़े में लो, खर्चा करो। अब ये क्या करता है वित्त मंत्रालय? जब एक इंस्टॉलमेंट दे देता है तो विभागों को एक चेतावनी के साथ कि जब इतना पैसा रह जाएगा तभी मुझे बता देना कि अब बस इतना बचा है। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे किसी विभाग को 20,000 करोड़ देना है, बजट ने स्वीकृति मिल गई। अब वित्त मंत्रालय ने कहा कि अब आपको 2,000 करोड़ हम स्वीकृत कर रहे हैं। तो पूरा 20,000 करोड़ नहीं ना दिया, कितना दिया? 2,000 करोड़ रुपए। और फिर ये कह देगा कि जब 1 करोड़ रह जाएगा, 1,000 करोड़ रह जाएगा, तो मुझे बता दीजिएगा कि 1,000 करोड़ खर्च हो गया। अब 1,000 करोड़ रह गया ताकि हम अगले किस्त की तैयारी कर लें। और ये भी पूछ लेंगे आपसे कि 1,000 करोड़ कहाँ खर्चा हो गया, है ना? डिटेल हमको दीजिएगा। तो नियंत्रण नहीं है, फिजूल खर्ची करने देगा। अगली इंस्टॉलमेंट देते समय पिछले इंस्टॉलमेंट का डिटेल मांगता है।
कि आपने कहाँ कहाँ खर्चा किया, और अगर कहीं गड़बड़ दिख गई तो संसद ने अनुमति दिया हो तो दिया रहे, वित्त मंत्रालय रोक लेगा, नहीं देगा पैसा। समझ पा रहे हैं? ये कंट्रोल है ना बेटा वित्त मंत्रालय का। वो विभाग और संसद के बीच में साकर जैसा है ना, एडजस्ट करता रहता है। नहीं तो बड़े महत्वपूर्ण विभाग है, और संसद कितनी महान है आपको पता ही है, लूट लेंगे देश को लोग, है ना बेटा, लिख लें। हाँ। विभागों को प्रदान किया गया धन एक मुश्त प्रदान नहीं किया जाता। विभागों को प्रदान किया गया धन एक मुश्त माने सिंगल इंस्टॉलमेंट में नहीं प्रदान किया जाता, वरन इसे अनेक किस्तों में प्रदान किया जाता है। वरन इसे क्या बेटा, अनेक किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में प्रदान किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ या ना बोलते चलोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और कोई संकोच की बात नहीं है बेटा, है ना। जैसे ये सब नहीं, कोई टीचर है और हम स्टूडेंट नो, यहाँ कोई टीचर उचर नहीं होता है ना। थोड़ा उम्र आपसे ज्यादा है, बस इतना सा है। अभी हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हो, हम लोग जिंदगी भर विद्यार्थी रहे। ये बेटा नहीं, हम लोग पूरे जीवन भर विद्यार्थी हैं, हमेशा हमको सीखना रहता है, आपको भी सीखना रहता है। पढ़ाई का अंत कभी है क्या? और कोई है धरती पे तो बता दे कि अब पढ़ाई का अंत हो गया? कहीं अंत नहीं है बेटा, सबको पढ़ना। तो कोई संकोच की क्या बात है? घर में अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने बड़े भाई से जैसे चीजें पूछ लेते हैं, हमसे पूछिए। अगर आपको संकट महसूस हो, हम जरूर कोशिश करेंगे। यहां ना पूछ पाए, ऑफिस में आके पूछिए। हाँ, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, है ना, मुझे आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इतना तो अनुभव हो ही गया कि अभी उड़ान आपकी वहीं तक होगी जहां मेरा अनुमान है, उससे ज्यादा उड़ान आपकी नहीं होगी। क्योंकि 20 साल से हम भी कुछ कर ही रहे हैं ना बेटा, पढ़ा रहे हैं, तमाम बच्चे आए गए तो पूछते रहते हैं ना, तो पता रहता है कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रहे होगे। बहरहाल, तो क्या करता है बेटा, एक मुश्त प्रदान नहीं करता, वरन किस्तों में प्रदान करता है। ये लिख लिया। अगली किस्त प्रदान करते समय पिछले का, अगली किस्त प्रदान करते समय पिछले का आंकड़ा प्राप्त करता है। अच्छा, इसमें सिविल वगैरह का भी देने वाले मित्र हैं? उन्हें आईएएस वगैरह भी देने का है इरादा? बड़े डरे हुए हो भाई, ठीक है। तो मुझे लगता है बड़ी हैंडसम वैकेंसी है बेटा, 13 और 100 के आसपास वैकेंसी है आईएएस की। इतनी वैकेंसी तो हमने नहीं देखा था। तो बिल्कुल डरे नहीं, और कोई पहाड़ कुछ भी नहीं है। आप परीक्षा दें, अब फॉर्म अभी 21 तक भरा जा रहा है, तो बिल्कुल दीजिए, काट थोड़ी लेगा। और दूसरा ये कि जो परीक्षा आप देते हैं सब में आपका हो ही जाता है या हो ही जाएगा, तो एक बार हमला करके देखें। कोई भारत पे कई बार हमला किया है ना, तो आप भी थोड़ा हमला करो ना, क्या पता माहौल सब ठीक ठाक हो ही जाता है बेटा। चले, एक मुश्त प्रदान नहीं करता, वरन किस्तों में प्रदान करता, और अगली किस्त प्रदान करते समय पिछले का आंकड़ा प्राप्त करता है। इसे ही हम प्रभाजन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? प्रभाजन कहते हैं। देखो, बाकी का मुझे कोई गारंटी नहीं है, कोई पता नहीं है। संविधान आपका बेहतर होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होगा, जो कुछ आपको पढ़ाया गया, अगर आपने उसको रिवाइज किया होगा, तो संविधान आपका बहुत बेहतरीन होगा। बाकी क्या होगा आप जाने, टीचर जाने, लेकिन यहाँ आपको तकलीफ नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। कुछ तथ्यात्मक चीजें आप पढ़ लीजिएगा, जैसे अभी लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, उस पर नजर रखिएगा, फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, घबराइए नहीं। चले, दूसरा लिख लेते हैं हम लोग, पुनर्विनियोजन। सुनील जी बैठिए, आ रहे हैं। पुनर्विनियोजन, तो विनियोजन तो पता है बेटा, हाँ या ना बोलो? नहीं पता है तो भी बोलो, पता है तो भी बोलो। विनियोजन या एप्रोप्रिएशन किसे कहते हैं?
तो आपको मैंने बताया था कि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि बिना विनियोजन के, बिना विनियोग विधेयक पारित हुए संचित निधि से एक चवन्नी नहीं निकाली जा सकती। क्लियर है बेटा? तो संचित निधि से तो अब ध्यान से सुनना, जहां विनियोजन संसदीय प्रक्रिया है, यानी जहां विनियोजन विधायी कार्य है, वही पुनर्विनियोजन कार्यपालिका का कार्य है। ये बहुत बड़ा अंतर है बेटा, दिमाग में रखना। विनियोग विधेयक कौन पारित करता है? संसद पारित करती है ना। तो संसद अगर पारित करती है तो एक अधिकार किसका है? विधायिका का अधिकार है। लेकिन पुनर्विनियोजन विधायिका का नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री विधायिका है? नहीं, कार्यपालिका है ना। तो पुनर्विनियोजन किसका बेटा? कार्यपालिका का। तो पहले यहीं से शुरुआत करो। जहां विनियोजन विधायी कार्य है, जहां विनियोजन क्या बेटा? विधायी कार्य है, यानी विधायिका का कार्य है, वहीं पुनर्विनियोजन कार्यपालिका अर्थात वित्त मंत्रालय का अधिकार है। वित्त मंत्रालय का अधिकार है। क्लियर हुआ बेटा? ये अंतर तो दिमाग में रहेगा ना। एप्रोप्रिएशन लेजिस्लेचर का वर्क है और री एप्रोप्रिएशन एग्जीक्यूटिव वर्क है, कार्यपालिका का काम है। भूलिएगा मत। विनियोजन विधायी कार्य है और पुनर्विनियोजन कार्यपालिका का कार्य है। क्योंकि पुनर्विनियोजन कौन कर रहा है? वित्त मंत्रालय कर रहा है ना। तो वित्त मंत्रालय क्या है बेटा? कार्यपालिका है ना। करता क्या है इसमें? तो यहां थोड़ा बेईमानी करने का मन हो रहा है मतलब बाईपास करने का मन हो रहा है। अब क्या किया जाए बेटा, मजबूरी है। नहीं, बाईपास नहीं करेंगे, थोड़ा सा मुंह से बोलेंगे, सुनिएगा। अब सब कुछ संभव नहीं है बेटा लिखा पाना। विभाग जो धन की मांग करते हैं, ये सिविल सर्विसेज में पूछा गया, जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग जो मांग करता है वित्त मंत्रालय से कि मुझे इतना पैसा चाहिए, वो ऐसे थोड़ी करता है कि लमसम दे दीजिए कि चलिए क्या करना है 25,000 करोड़ दे दीजिए, ऐसे नहीं। एक एक खर्चे को दिखाना पड़ता है। एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में विभाग को वित्त मंत्रालय से पैसा मांगना पड़ता है। वो फॉर्मेट हम मुंह से बोल रहे हैं बेटा, ढूंढ लेंगे आप, तेज तरार है। इसको हम लोग पहले विभाजन होता है, चलो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, परेशान हो जाओगे। विभाग को जो धन दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा? ग्रांट। विभाग को जो पैसा बजट से दिया जाता है उसको क्या कहते हैं बेटा? ग्रांट कहते हैं। जैसे रक्षा मंत्रालय या रक्षा को जो पैसा दिया जाएगा वो रक्षा का ग्रांट कहलाएगा। शिक्षा को जो पैसा दिया जाएगा एजुकेशन ग्रांट कहलाएगा। तो जो विभागों को पैसा दिया जाता है वो क्या कहलाता है बेटा? ग्रांट। हिंदी में अनुदान। क्लियर है? तो ऐसा थोड़ी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एजुकेशन को 40,000 करोड़ रुपए दिया गया, तो 40,000 करोड़ रुपए एजुकेशन का ग्रांट कहलाया, है ना। अब ऐसा थोड़ी शिक्षा विभाग ने कहा कि सर खुजलाते हुए कैसा करिए ना, ये दे दीजिए 40,000 करोड़ रुपए, काम चला लेंगे, ऐसे थोड़ा ही होता है बजट। तो बजट का एक फॉर्मेट है बेटा, वो फॉर्मेट थोड़ा देख लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं, तब मैं इसको समझा पाऊंगा, नहीं तो मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा। एक शब्द लिखा देंगे, आप भी हवा में टंग जाओगे। विभागों को जो पैसा दिया जाता है बेटा, वो बांटा जाता है मेजर हेड। किसमें बेटा? मेजर हेड। फिर मेजर हेड, तीन नहीं कई हो सकते हैं। मेजर हेड माने बड़ा बड़ा खाना बांट दिया जाता है। इतना पैसा हायर एजुकेशन में, इतना पैसा प्राइमरी एजुकेशन में, इतना पैसा दिमाग, ये क्या कहलाएगा? मेजर हेड। अब एक तरफ से हम बढ़ रहे हैं बेटा, चारों तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं एक तरफ से बढ़ रहा हूं। फिर मेजर हेड जो बढ़ता है वो बढ़ता है माइनर हेड। किसमें बेटा? माइनर हेड। ये भी हो जाएगा कौन? माइनर हेड। क्लियर है? अब सब बटेगा। अब सबको हम क्या बांटे? एक को लेके चल रहे हैं, समझ पा रहे हो? ये भी
माइनर हेड, ये भी माइनर हेड। अब फिर जो माइनर हेड बटेगा वो बटेगा सब हेड में। किसमें बेटा? सब। हिंदी इंग्लिश किसी में लिखना, घबराओ मत। यहां भी सब हेड हो गया, मैंने 2 दिखाया है, कई हो सकता है, सब चलेगा ऐसे ही नीचे। अब सब हेड फिर बटेगा, जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड सब हेड। क्या कहते हैं बेटा? डिटेल्ड सब हेड। सब चलेंगे यहां तक। अब ध्यान रखना, अगर मेजर हेड का पैसा बच गया, नहीं खर्च हो पाया, इस मेजर हेड का पैसा शिक्षा वाला इस मेजर हेड में नहीं खर्च कर सकते। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे अगर शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया 4 मेजर हेड में, तो पैसा किसको दिया गया? शिक्षा विभाग को ही दिया गया। लेकिन एक मेजर हेड का पैसा बच गया, नहीं खर्च हो पाया, उसको दूसरे मेजर हेड में खर्च नहीं किया जा सकता। अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है, और कोई माइक लाल उसकी अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि संसद ने जो अनुमति दिया है पैसा वहीं खर्च होगा। बस अंतर कहां आता है कि एक डिटेल सब हेड का पैसा उसी सब हेड के दूसरे डिटेल सब हेड में खर्च हो सकता है वित्त मंत्रालय से अनुमति लेकर। इसे ही हम लोग कहते हैं क्या बेटा? पुनर्विनियोजन। वित्त मंत्रालय कौन अनुमति देने वाला? भाई संसद ने अनुमति दिया है ना, इस डिटेल सब हेड में पैसा इतना खर्च होगा, इस डिटेल सब हेड में इतना खर्च होगा। तो बीच में और कौन है जो इधर उधर पैसा कर ले? वो वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय से विभाग पूछे कि सर इस डिटेल सब हेड का पैसा बचा है, क्या दूसरे डिटेल सब हेड में हम खर्च कर सकते हैं? और वित्त मंत्रालय अगर अनुमति देगा तब तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं कोई पैसा इधर उधर खर्च नहीं होगा। जिस नाम से और जिस काम से पैसा दिया गया है पैसा वहीं खर्च होगा। तो ये भी अधिकार है ना बेटा वित्त मंत्रालय का, इसका पैसा इधर खर्च करने की अनुमति दे सकता है, जबकि संसद ने कुछ और अनुमति दिया था। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पुनर्विनियोजन। क्लियर है बेटा? लिखें, वित्त मंत्रालय एक डिटेल्ड सब हेड, आराम से लिखो, विस्तृत उपशीर्ष अगर हिंदी में लिखना है तो, एक डिटेल्ड सब हेड का धन उसी सब हेड के दूसरे डिटेल्ड सब हेड में खर्च करने की अनुमति दे सकता है। खर्च करने की अनुमति क्या कर सकता है बेटा? दे सकता है। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? पुनर्विनियोजन कहते हैं। अखिलेश जब देख लिया करो बेटा, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पुनर्विनियोजन कहते हैं। बैठ जाओ। क्लियर है बेटा? तो पुनर्विनियोजन क्लियर हुआ, हाँ या ना? और ये प्रभाजन, अरे इतना जल्दी बोलोगे तो मुसीबत हो जाएगी। ये पोस्ट बजट कंट्रोल है किसका बेटा? वित्त मंत्रालय का। 2 तरीके से नियंत्रण स्थापित करता है, वन इज अपॉर्शनमेंट एंड वन इज रीअप्रोप्रिएशन। प्रभाजन, हाँ थोड़ा सा बोल दोगे बेटा तो मुझे अच्छा लगेगा। प्रभाजन का मतलब संसद द्वारा स्वीकृत धन सीधे विभागों को नहीं दिया जाएगा, वाया वित्त मंत्रालय जाएगा, और वित्त मंत्रालय सारा पैसा एक साथ नहीं जाने देगा, वो टुकड़े टुकड़े में देगा, और अगला टुकड़ा देते समय पिछले की जांच पड़ताल कर लेगा। इसको क्या कहा जाता है बेटा? अपॉर्शनमेंट। क्लियर है? रीअप्रोप्रिएशन यानी संसद ने जहां धन खर्च करने की अनुमति दिया है उसमें थोड़ा सा फेरबदल वित्त मंत्रालय कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता, मैंने बताया था लास्ट में कर सकता है, लेकिन विभाग अपने मन से तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बिना वित्त मंत्रालय की अनुमति के कोई विभाग अपने मन से इधर का पैसा उधर खर्च नहीं कर सकता। आप वित्त मंत्रालय से अनुमति लीजिए, वित्त मंत्रालय अगर कहता है हाँ आप इधर का पैसा उधर खर्च कर सकते हैं तो करिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पुनर्विनियोजन। क्लियर है? अब हेडिंग बनाइए। एक्चुअली क्लास थोड़ा देर से शुरू हुई है। हाँ
हाँ 10 मिनट तो कम से कम चलेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो मैंने कहा कि दो लोग हैं ना बिचौलिया, एक वित्त मंत्रालय और एक कौन, संसद। और आका तो संसद ही है ना। एक चीज बताइए, पैसा संसद देती है, झूठ सही बोल के आप पैसा ले लो संसद से, अच्छी बात है। क्या संसद के पास अधिकार नहीं होना चाहिए, मुझसे पैसा लिए हो तो थोड़ा हम भी जाने कहाँ खर्च कर दिए? जो कह के मांगे हो पैसा, पैसा वही खर्च हुआ कि कहीं और तो नहीं खर्च हो गया? ये संसद की जिम्मेदारी नहीं है ना? तो संसद ये कैसे करती है, यही आपको जानना है। तो हेडिंग बनाइए, संसद का बजट पर नियंत्रण। संसद का किस पर बेटा? बजट पर नियंत्रण। संसद कैसे बजट पर नियंत्रण करती है? तो संसद का प्री बजट कंट्रोल तो आपने देख ही लिया। अरे भाई, संसद ही बजट की अनुमति देती है तो उसका प्री बजट कंट्रोल तो है ही है, वो अनुमति नहीं देगी, रोक लेगी। इसका मतलब है संसद का जो बजट पे नियंत्रण हम लोग को देखना है वो पोस्ट बजट कंट्रोल, यानी पैसा जब पारित हो गया, पैसा विभाग के पास चला गया, तो क्या संसद के पास कोई अधिकार है वो नियंत्रण कर पाए, देख पाए कि पैसा सही जगह पे खर्च हुआ या नहीं हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। तो इसको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। तो दो शब्द हम बोलेंगे, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करिएगा। अगर आपको पता है तो बढ़िया है, और नहीं पता है तो हम बताएंगे। एक शब्द है एटॉप्सी, साइंस का शब्द है, बायोलॉजी वगैरह में दिखता है, और एक शब्द है बायोप्सी। कोई बताएगा क्या है? हिंदी बोले? अच्छा, हाँ, पोस्टमार्टम। ये भी अंग्रेजी ही है, खैर ये भी हिंदी नहीं है। पोस्टमार्टम समझते हो क्या होता है? अरे बेहिचक बात करो भाई, काहे शर्माने लगते हो? पोस्टमार्टम किसको कहते हैं? अरे हद हो गई, पोस्टमार्टम किसका होता है? मैं तो देखता हूँ सड़क उड़क पे धमकी देते हैं लोग, पोस्टमार्टम करवा दूंगा। तो मुझे लगता है समझ ही रहे हैं क्या कह रहे हैं, मैंने मार डालेंगे तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम मरे हुए आदमी का होता है ना? जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, काहे के लिए? अच्छा ठीक है, चाहे जैसे मरा, जिंदा कर दोगे तो फिर काहे चीड़-फाड़ कर रहे हो? हाँ? अच्छा, हाँ, पता लगाने के लिए कि कैसे मरा। कुछ तो मृत्यु ऐसी है जो पता चल जाती, कुछ मृत्यु है जो नहीं चल पाती, तो पोस्टमार्टम करते हैं। अच्छा ठीक है, पता चल ही गया कि ऐसे मर गया, अब कार्रवाई करके जिंदा कर देंगे आदमी। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो जरा समझने की कोशिश करो। जो पोस्टमार्टम होता है उसका उद्देश्य खाली यह होता है कि जिसने अपराध किया है, जिसने घटना किया है, उसको दंडित किया जाए। जिसका नुकसान हो गया है उसकी तो कोई भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि जो मर गया है वो तो मर ही गया, उसे जिंदा नहीं किया जा सकता। यानी जो क्षति हो गई है वो क्षति हो गई है, उसकी भरपाई थोड़ी हो सकती है। अब ये अलग बात है कि जिसने क्षति पहुंचाया है उसको हम क्षति पहुंचा दें, ये होता है पोस्टमार्टम का उद्देश्य। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ ना बोलो। इसी कारण पोस्टमार्टम होता है। और बायोप्सी, ये नाम नहीं सुना तो हम बता रहे हैं, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहा जाता है। पोस्टमार्टम का एक नाम और है ऑटोप्सी। और बायोप्सी क्या होती है जरा समझें। बायोप्सी जिंदा आदमी की होती है, मरे हुए की नहीं होती। ऑटोप्सी मरे हुए की होती है। क्यों होती है? कि मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाए और जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको दंडित किया जाए। और बायोप्सी जानते हो जिंदा आदमी की होती है। जैसे
आपने सुना होगा कि किसी के पेट में कोई ट्यूमर दिख गया अल्ट्रासोनोग्राफी से, तो अब डॉक्टर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं वो कहीं कैंसर तो नहीं है। वो ट्यूमर है तो क्या है, ये मैंने नॉर्मल है, कैंसर है, फलाना है, धमाका है, तो जानते हैं क्या करते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा निकालते हैं। किसका? ट्यूमर का। दिमाग में हो कहीं हो, उसका छोटा सा हिस्सा निकालते हैं और लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि ये पता लगाया जाए कि कैंसर वैंसर तो नहीं है। और अगर मान लो कैंसर है तो ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे, कैंसर का इलाज शुरू करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे। तो बायोप्सी की जाती है उसी आदमी को बचाने के लिए, और एटॉप्सी की जाती है उस आदमी को नहीं बचाने के लिए, दंड देने के लिए। तो ध्यान रखना, संसद का जो वित्त पर नियंत्रण है, जो पोस्ट बजट कंट्रोल है, वो पोस्टमार्टम प्रकार का है। इतना समझाने के बाद तो आइडिया लग ही जाना चाहिए। पोस्टमार्टम प्रकार का मतलब यह है कि जो नुकसान हो जाएगा वो तो नुकसान हो ही जाएगा, उसकी भरपाई तो नहीं होगी। हाँ, जिसने ये नुकसान किया है उसे दंडित करेंगे। क्लियर है बेटा? तो संसद का जो वित्त पर नियंत्रण है, पोस्ट बजट कंट्रोल है, वो किस प्रकार का कंट्रोल है? एटॉप्सी टाइप का, पोस्टमार्टम प्रकार का। इसलिए संसद बजट पे तब तक नियंत्रण नहीं बना सकती जब तक कि सारा पैसा खर्च ना हो जाए। नहीं समझ पा रहे हो? जो पैसा आपने दिया है वो सारा पैसा जब खर्च हो जाएगा, वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा, तब संसद जांच पड़ताल करने निकलती है। अच्छा, गड़बड़ अगर हो भी गया तो क्या कर लोगे? सस्पेंड करोगे, बर्खास्त करोगे, टर्मिनेट करोगे, जेल भेजोगे। जो पूरे साल की बर्बादी किया हमने और जो पैसे की बर्बादी किया हमने, उसकी भरपाई कहां से होगी? इसीलिए कहा जाता है ना बेटा कि ये नियंत्रण किस प्रकार का है? पोस्टमार्टम प्रकार का है, एटॉप्सी प्रकार का। घटना घटित होने के बाद, पहले बिल्कुल नहीं। लेकिन धन खर्च होने के उपरांत, धन खर्च होने के उपरांत संसद, धन खर्च होने के उपरांत संसद बजट पर नियंत्रण स्थापित करती है। संसद किस पे बेटा? बजट पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब इसमें एक परेशानी बेटा आपको समझना होगा कि विभाग पैसा जब खर्च कर रहे होते हैं, अभी वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हो रहा होता है, उसके पहले संसद कुछ नहीं कर सकती। नहीं समझ पा रहे हो? पैसा 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए है ना, पैसा मिल गया विभाग को। अब विभाग उल्टा पुल्टा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी खर्च करे, संसद नहीं कुछ कर सकती। वित्त मंत्रालय भले कुछ कर ले, अभी पढ़ा आपने, संसद नहीं कुछ कर सकती। लेकिन संसद एक दिन करेगी, जब सारा पैसा खर्च हो जाएगा, वित्तीय वर्ष पूरा हो जाएगा, तो संसद कहेगी अब हिसाब किताब दो, कहां कहां खर्चा हुआ। क्लियर है बेटा? तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि पूरा पैसा जब तक खर्च नहीं हो जाएगा तब तक संसद नियंत्रण स्थापित नहीं करेगी। इसीलिए पोस्ट बजट कंट्रोल जैसा है ना बेटा? अब कैसे नियंत्रण स्थापित करती है वो थोड़ा देखना है, ध्यान से देखना बेटा, है बड़ा इंपॉर्टेंट। संसद का किस पर बेटा? बजट पर नियंत्रण। लेकिन ये नियंत्रण, प्री बजट क्या पढ़े हम लोग? प्री बजट तो भी पढ़े, अनुदानों पे मांग, धमाका, ये सब प्री बजट कंट्रोल ही तो है। तो अभी देखना है हम लोग क्या बेटा? पोस्ट बजट कंट्रोल, यानी बजट पारित हो जाने के बाद, धन खर्च हो जाने के बाद कैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं वो जरा देखते हैं। इनको नियंत्रण का 2 तरीका है बेटा। आज हम इन तरीकों पे बात करते हैं, डिटेल हम कल बात कर लेंगे, तो आज थोड़ा देख लीजिए। 2 तरीका है। पहले को कहते हैं लेखांकन विधि। पहला तरीका क्या है बेटा? लेखांकन विधि, और दूसरा है प्रतिवेदन विधि। दूसरा क्या है बेटा?
प्रतिवेदन विधि। अकाउंटिंग मेथड, इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, लेखांकन को क्या कहेंगे, अकाउंटिंग मेथड, और इसको कहेंगे रिपोर्टिंग मेथड। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो जिन मित्रों को इंग्लिश इंग्लिश पसंद है वो इंग्लिश में लिख लेंगे। क्लियर है? ये क्या है बेटा, इन्हीं दो तरीके से संसद वित्त पर नियंत्रण स्थापित करती है, लेकिन धन खर्च हो जाने के बाद, पहले बिल्कुल नहीं। क्लियर है बेटा? लिखे, पहले लिख लो 2 लाइन। संसद का बजट पर नियंत्रण पोस्टमार्टम प्रकार का होता है। संसद का बजट पर नियंत्रण कैसा बेटा, पोस्टमार्टम प्रकार का होता है। मतलब इसका क्या है, अर्थात धन खर्च होने के उपरांत, अर्थात क्या बेटा, धन खर्च होने के उपरांत संसद नियंत्रण स्थापित करती है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो, संदेह हो, कोई वेदना दुख कुछ भी हो, आप बात करें। क्लियर है? चले, तो इसके प्रकार कौन कौन से बताए बेटा, 2 प्रकार हैं। हाँ लिखें, नियंत्रण के निम्न 2 प्रकार हैं। नियंत्रण के निम्न कितने बेटा, 2 प्रकार हैं। आज प्रकार लिख लीजिए, कल आपसे विस्तार से बात करेंगे। पहला लेखांकन विधि, अंग्रेजी भी लिख लीजिएगा बेटा, अकाउंटिंग मेथड। और दूसरा क्या है बेटा, प्रतिवेदन विधि, रिपोर्टिंग मेथड। क्लियर है? तो थोड़ा सा हम आइडिया दे रहे हैं बेटा, घर पे अगर पढ़ने का मन होगा थोड़ा देख के आइएगा तो और बेहतर होगा। लेखांकन विधि में एक साहब जिम्मेदार है जिनका नाम है, आपको बेहतर पता है, कैग, CAG। CAG भी नियंत्रण स्थापित करता है ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। खैर वो राष्ट्रपति के लिए काम करते हैं, लेकिन CAG की रिपोर्ट अल्टीमेटली कहां जाती है, सदन में। तो CAG लेखांकन विधि से नियंत्रण करता है बजट पे, और सदन को सूचित करता है कि गड़बड़ हुई है नहीं हुई है, लेकिन धन खर्च होने के बाद। प्रतिवेदन विधि में सदन की वित्त से संबंधित कुछ समितियां होती है, ठीक है बेटा, वो समितियां बजट खर्च होने के बाद नियंत्रण स्थापित करती है। तो नाम जरा देख लें। एक का नाम है PAC। PAC तो जानते हैं ना, अरे वही बलरामपुर वाली ना PAC। वो अलग है, ये अलग है। वो PAC प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, और ये जो PAC है इसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। क्लियर है? दूसरा एस्टीमेट कमेटी, अनुमान समिति, मितव्ययिता समिति, कई नाम है इसके, लेकिन इंग्लिश में एक नाम है, क्या बेटा, एस्टीमेट कमेटी। हिंदी में प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, अनुमान समिति भी कहते हैं, मितव्ययिता समिति भी कहते हैं, कई नाम है हिंदी में। CPU कहां होता है, ये तो कंप्यूटर में होता है ना, वहां भी गलत समझ लिए आप। यहाँ कंप्यूटर वाले में मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ वो नहीं मतलब है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, सार्वजनिक उपक्रम की समिति। ये 3 समितियां है बेटा जो पोस्टमार्टम कर डालती है कि कहां गड़बड़ किया।
और हम तो भैया को जांच वांच करके पापा को बता देंगे कि भैया यहाँ यहाँ गड़बड़ हुई, नहीं संसद को ये सूचित कर देंगे कि ये गड़बड़ी हुई। क्लियर है बेटा? ये संसद के नियंत्रण का तरीका। हम सबके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने सीएजी के बारे में नहीं पढ़ा है ना, जानबूझ के हम छोड़ दिए थे आर्टिकल 148 कि सही वक्त पे आपसे बात करेंगे, वो सही वक्त है। तीनों समितियों पे बात होगी। विभागों संबंधी समितियों पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं, इन 3 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन अमूमन पूछ लिए जाते हैं, जानते हैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। ऐसी कोई समिति है जो अर्ध न्यायिक कार्य करती है, सेमी जुडिशियल वर्क करती है? आपकी सुविधा के लिए इन्हीं 3 में कोई है, ये पूछा गया। निम्न में से कौन सी समिति अर्ध न्यायिक कार्य करती है, सेमी जुडिशियल वर्क करती है? जैसे न्यायालय कार्य करते हैं वैसे कर लेती है, हल्के में मत लीजिएगा। मैंने एक चीज कहा आपसे, आपने ध्यान नहीं दिया, हम तो पहले दिन गए थे तभी बताए, कोई विशेष चीज नहीं पढ़नी है, विशेष ढंग से पढ़ना है। लोक लेखा समिति ही पढ़नी है, लेकिन वैसे मत पढ़ो जैसे सब पढ़ रहे हैं। अब हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे कोई ना पढ़ा हो, तभी आप जीतोगे, नहीं पढ़ के भी हार जाओगे। तो लोक लेखा समिति आपने पढ़ा है, हम भी आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है बेटा? लेकिन थोड़ा सा अलग नजरिए से देखेंगे, वो सब आपसे पूछ रहा है। ठीक है बेटा? तो यही अपनी बात समाप्त करें, हमारे मित्र आए हैं और वो आपसे बात करेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच।